उसके बाद में देखो अगला जो थीम का पार्ट है वो है जनसंख्या संगठन, है ना। अब देखो जनसंख्या संगठन या इसको जनसंख्या संरचना भी कहा जाता है ना। संरचना का मतलब होता है ढांचा होता है, उसके प्रकार होते हैं, उसके तत्व होते हैं, उसके घटक होते हैं। अब देखो जनसंख्या संरचना या संगठन की बात करें तो जनसंख्या की हम जब विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के जो भाग होते हैं ना उन भागों का, या जनसंख्या के जो भाग है उन भागों की यदि हम विशेषताओं के बारे में या उनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या संगठन या संरचना कहा जाता है। जैसे जनसंख्या की विशेषताएं कौन सी होती है, आयु संरचना, आयु संरचना, उसके बाद में लिंगानुपात है, साक्षरता है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन है और व्यवसाय है। ये जो चीजें है ना ये जनसंख्या के प्रकार माने जाते हैं। जनसंख्या का जो प्रारूप है या जो ढांचा होता है वो इन पर क्या होता है, निर्भर होता है। इनको जानकर ही, है ना, इनके बारे में अध्ययन करके ही जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो देखो प्रश्न में संगठन भी पूछा जा सकता है और जनसंख्या संरचना भी पूछा जा सकता है। और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा पूछी गई थी एक बार, और एक बार बोर्ड एग्जाम में जनसंख्या गठन, जनसंख्या के प्रमुख क्या पूछे गए थे, घटक पूछे गए थे, ये परीक्षा में पूछा गया था। तो जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। और जनसंख्या की हम कौन सी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, आयु संरचना है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन है, व्यवसायिक संरचना है, आदि का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसको ही क्या बोला जाएगा, जनसंख्या संगठन बोला जाएगा। अथवा हम इसकी ये परिभाषा दे सकते हैं कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है, उस भाग को दर्शाता है जिसकी क्या की जा सके, माप की जा सके, जिसका मापन हो सकता है ना। लिंगानुपात का मापन किया जा सकता है, आयु संरचना को मापा जा सकता है, साक्षरता के अनुपात को मापा जा सकता है, व्यवसायिक संरचना को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो माप की जाती है वो 10 वर्षीय जनगणनाओं के अंतर्गत की जाती है। 10 वर्ष के अंतराल पर क्या किसका कार्य किया जाता है, जनगणना का कार्य किया जाता है। और उस जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या की ये जो विशेषताएं होती हैं, आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन और व्यवसाय है, इनका भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इनको जानकर किसी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। किसी देश के विकास का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक बताइए। अब घटक कह दो, चाहे इनको तत्व कह दो, चाहे इनको जनसंख्या की क्या कह दो, विशेषताएं कह दो। ये इसका आंसर हो जाएगा आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन और व्यवसाय है। ये इसके क्या हो जाएंगे भाई, घटक। उसके बाद में देखो जनसंख्या संगठन में पहला है आयु संरचना है। अब मान लो किसी भी देश की जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में क्या कर दें, विभाजित कर दें। जैसे मान लो 12वीं क्लास में 50 बच्चे हैं। अब 50 जो बच्चे हैं ना, इनकी समान आयु नहीं है, इनकी समान क्या नहीं है, आयु नहीं है ना। तो हम वर्ग बना सकते हैं, है ना। कई तो वो हैं जिनकी उम्र मान लो 15 वर्ष है ना। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। और कई ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है, 18। 3 वर्ग बना दिए गए इसके, 15, 16 और 18। फिर 15 के कितने हैं मान लो इसमें से, जैसे 15 के 25 हैं, है ना। 10 किसके हैं, 16 के, ठीक है। बाकी किसके हैं, 15 जो बच्चे हैं वो उनकी आयु कितनी है, 18 है, ठीक है। वैसे यदि हमें किसी देश की आयु संरचना का यदि अध्ययन करना है तो हम क्या कर देंगे, उस जनसंख्या के 3 वर्ग बना देंगे। एक बाल वर्ग बना देंगे, एक प्रौढ़ वर्ग बना देंगे जिसको वयस्क वर्ग भी बोला जाता है, एक वर्ध वर्ग बना देंगे, 3 वर्ग कैटेगरी बना देंगे।
मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बाल वर्ग में रहता है वो, प्रौढ़ वर्ग में रहता है और वयस्क वर्ग में रहता है। तो किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसको विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की क्या कहा जाता है, आयु संरचना कहा जाता है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में यदि हम विभाजित करके और उसका अध्ययन करें तो उसको क्या कहा जाता है, आयु संरचना कहा जाता है। और आयु संरचना के आधार पर विश्व के जो देश हैं उनके 3 वर्ग बनाए जाते हैं। पहला वर्ग है 0 से 14 वर्ष वाला, उसके बाद में आता है 60 वर्ष से अधिक, उसके बाद में आता है 60 वर्ष से अधिक। ये 3 कैटेगरी बनाई गई है, 3 वर्ग बनाए गए, 0 से 14 वर्ष, फिर 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। आयु संरचना को, विश्व की जो जनसंख्या है उसको आयु संरचना के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में उनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। 0 से 14 वर्ष और 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक वर्ष के जो लोग हैं, ये क्या बना दी गई, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए इनको क्या कर दिया गया, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जिसके कारण किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसकी आयु है उसके आधार पर अध्ययन करके इसका क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। उसको ही क्या बोला जाता है, आयु संरचना बोला जाता है। ये 0 से 14 वर्ष होता है, इसको बाल वर्ग कहा जाता है, इसको वयस्क वर्ग या प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, वृद्ध वर्ग के नाम से जाना जाता है। पहला इसमें है बाल वर्ग, 0 से 14 वर्ष, यानी जिनकी आयु 15 वर्ष से क्या है, कम है, उस जनसंख्या को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, बाल वर्ग के अंतर शामिल किया जाता है। बालक वर्ग के अंतर्गत उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये जो आयु वर्ग होता है, इस आयु वर्ग को अनुत्पादक वर्ग होता है। अनुत्पादन का मतलब होता है ये किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता, कार्य नहीं करता है, ठीक है। इसका पालन पोषण है, शिक्षा है ना, यानी भोजन है, पढ़ाने लिखाने का जो खर्चा है ना, वस्त्र है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं आदि पर वे क्या होता है, अधिक होता है। और किसको करना पड़ता है, वयस्क वर्ग को करना पड़ता है। आर्थिक भार होता है, इसका जो आर्थिक भार पड़ता है, यानी इनके लिए जो आर्थिक भार की जो आवश्यकता होती है वो खर्च किसको करना पड़ता है, वयस्क वर्ग को करना पड़ता है। यानी अर्थात ये कौन से वर्ग पर निर्भर रहता है, वयस्क वर्ग पर निर्भर रहता है। इसलिए इस जनसंख्या को, इस वर्ग में जो जनसंख्या शामिल की जाती है उस जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। इस वर्ग को आश्रित जनसंख्या वर्ग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आश्रित का मतलब क्या होता है, निर्भर। ये किस पर निर्भर रहता है, वयस्क वर्ग पर लालन पालन पोषण शिक्षा आदि के लिए इसको क्या करना पड़ता है, वयस्क पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता है, कोई भी क्रिया नहीं करता, कोई भी कार्य नहीं करता है। इसलिए इसमें जो जनसंख्या शामिल की जाती है वो लोग या बालक जो वर्ग होता है, बच्चे जो लोग होते हैं, उनको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, वयस्क वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद में देखो दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, या इसको ये भी बोला जाता है भाई 15 से 59 वर्ष भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से यानी जनसंख्या में से कौन से लोगों को शामिल करेंगे इस वर्ग के अंतर्गत, जिनकी आयु है ना, उम्र, वो 15 वर्ष से तो क्या हो, अधिक हो, और 60 वर्ष से क्या होती है, कम होती है ना, उन लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। और इस ये जो वर्ग है, इस वर्ग को कार्यशील जनसंख्या वर्ग भी कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या वर्ग भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, है ना, या आर्थिक जो क्रियाएं करता है, या धनोपार्जन की जो क्रियाएं करता है, जो काम करता है ना, वो कौन से वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है, 15 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस वर्ग को क्या कहा जाता है, कार्यशील कहा जाता है। जिस देश में इसकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है उस देश का आर्थिक विकास का स्तर क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें वृद्ध आयु वर्ग की बात करें,
जिनकी आयु 60 वर्ष से क्या हो, अधिक हो। यानी किसी भी मान लो देश की जनसंख्या है, उसमें वर्ग में यदि हम शामिल करना चाहेंगे, है ना, तो उस उम्र वाले लोगों को शामिल करेंगे जिनकी जनसंख्या 60 वर्ष से क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। उन लोगों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस वर्ग को आश्रित जनसंख्या वर्ग कहा जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या वर्ग कहते हैं। अकार्यशील वर्ग जनसंख्या वर्ग कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी क्या हो जाती है, इस उम्र में कमजोरी हो जाती है, स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है या अक्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे अधिक उम्र के लोग हैं वो बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो इनके भोजन, बीमारियां, है ना, आदि पर अधिक क्या करना पड़ता है, वे करना पड़ता है, अधिक खर्चा करना पड़ता है। और ये वर्ग किस पर निर्भर रह जाता है, वयस्क वर्ग पर क्या रह जाता है, निर्भर रह जाता है। वृद्ध आयु वर्ग और एक है बाल वर्ग और वृद्ध, इन दोनों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है, वयस्क वर्ग पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए दोनों ही वर्गों को क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। यानी ये धनोपार्जन से संबंधित क्रिया नहीं करते, उत्पादन से संबंधित कार्य नहीं करते, दोनों ही अकार्यशील जनसंख्या वर्ग हैं। केवल इन दोनों पर वयस्क वर्ग के द्वारा क्या करना पड़ता है, वे करना पड़ता है लालन पालन पोषण भोजन शिक्षा। और वृद्ध वर्ग की यदि हम बात करें तो उनके स्वास्थ्य है आदि पर जो खर्चा है वो क्या आता है, अधिक आता है। जिस देश में इसकी जनसंख्या अधिक होती है ना, उस देश का आर्थिक विकास का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, जापान है। कौन सा देश है, जापान है। देखो हमने पढ़ा था जननांग के संक्रमण के सिद्धांत में, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की हमने अवस्थाएं पढ़ी थी और उसमें 3 अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था, उसके बाद में कौन सी थी, द्वितीय अवस्था, और उसके बाद में कौन सी अवस्था थी, अंतिम अवस्था। ये 3 अवस्थाएं पढ़ी थी और अंतिम अवस्था में ये कंडीशन थी, ये शर्त थी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती हैं, निम्न पाई जाती है। जिसके कारण बहुत से में जनसंख्या घटने का क्या बना रहता है, डर बना रहता है। ऐसे देशों की जनसंख्या बहुत से में क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और ऐसे देशों में कौन सी आयु संरचना वाले लोग अधिक निवास करते हैं, वृद्ध वर्ग वाले जो लोग हैं, आयु वर्ग वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अधिक निवास करते हैं। आपको पूछा जाए भाई विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, सबसे ज्यादा कहाँ लोग निवास करते हैं, जापान में लोग निवास करते हैं। आयु संरचना हो गई कि किसी भी देश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करके यदि हम उसका अध्ययन करें, उसकी विशेषता का अध्ययन करें, आयु की जनसंख्या की आयु की विशेषता का अध्ययन करें, विभिन्न वर्गों में उसको विभाजित करके, तो उसको क्या कहा जाता है, आयु संरचना कहा जाता है। और विश्व की जो जनसंख्या है उसको आयु संरचना के आधार पर 3 वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। पहला था बाल वर्ग, दूसरा है वयस्क वर्ग और तीसरा वर्ग कौन सा है, वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष आयु के लोगों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जिनकी जनसंख्या जिस जनसंख्या की आयु 15 वर्ष से क्या होती है, कम होती है, उन बालकों को, उन बच्चों को बाल वर्ग के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जो आश्रित वर्ग होता है, लालन पालन पोषण और शिक्षा पर क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। ये तो बात इसकी हुई। फिर देखो आयु संरचना का महत्व है क्यों है, आयु जो संरचना है ना, इसका महत्व क्यों है, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है जनसंख्या की विशेषता के बारे में। अब देखो इसका महत्व है, अब देखो इसका महत्व एक तो ये है कि किसी भी पता जाता है कि बालकों की संख्या कितनी है ना, ये पता चल जाता है। इसमें देखो आयु संरचना का क्या महत्व है, तो पहला है कि बाल, वयस्क और वृद्ध, इन लोगों की संख्या के बारे में क्या चलेगा, पता चलेगा। इससे ये पता चलेगा कि किस देश में बालकों की संख्या अधिक है या वयस्क की अधिक है।
या वर्गों की संख्या अधिक है। पहला तो आयु संरचना का यदि हम अध्ययन करेंगे तो इस बात का पता चलेगा। दूसरा, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास का क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। आर्थिक विकास के स्तर का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा देश विकसित होगा। भाई वही देश विकसित होगा जहां जनसंख्या किसकी अधिक पाई जाएगी, वयस्क वर्ग की अधिक पाई जाएगी, क्योंकि धनोपार्जन से संबंधित या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित या जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो कौन सा वर्ग करता है, वयस्क वर्ग करता है। तो जहां कार्य अधिक होगा वहां आर्थिक विकास स्तर क्या होगा, अधिक होगा। और ये जो लोग हैं इन पर तो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अकार्यशील लोग हैं, क्या नहीं करते, कार्य नहीं करते, इसलिए आर्थिक संसाधन ये क्या नहीं कर सकते, एकत्रित ही नहीं कर सकते। इसलिए जहां इनकी जनसंख्या क्या होगी, वर्ग लोगों की, बूढ़े लोगों की संख्या यदि अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी, तो उस देश का आर्थिक और सामाजिक विकास का जो स्तर है वो क्या होगा, निम्न होगा। ये दो महत्व है आर्थिक विकास इस आयु संरचना का। यदि हम महत्व बात करें, इसके अध्ययन की बात करें कि इसका महत्व क्या, अध्ययन क्यों किया जाता है किसी भी देश में आयु संरचना का, तो बालकों, बालक, वयस्क वर्ग लोग हैं उनकी संख्या के बारे में पता चलता है। दूसरा, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर का क्या लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है भाई, आयु संरचना के क्या कीजिए, कोई दो महत्व बताइए।